रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमो नमः नमस्काराः। ज्योतिष विश्वकोश के कुंडली निर्माण के अध्ययन क्रम में मैं आप सभी सुधीजनों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पलभा साधन सीखने जा रहे हैं। किस विधि से हम पलभा अपने स्थान की निकाल सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसे सीखेंगे। कागज पेन अपने साथ रखें जिससे हम और आप साथ साथ में अभ्यास कर सकें। तो इस क्रम में हमें सबसे पहले किन किन चीजों की आवश्यकता होगी पलभा साधन करने के लिए। तो आपके पास जिस स्थान के पलभा निकालने की आवश्यकता है उस स्थान के अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए। उस स्थान का अक्षांश कितना है, अक्षांश क्या है, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। अक्षांश हमारे पास अंश और कला में प्राप्त हो जाता है, तो अक्षांश हमारे पास होना चाहिए। उसके साथ ही अक्षांश के द्वारा बनी हुई पलभा सारणी भी होनी चाहिए। पलभा सारणी इस वीडियो में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, आप उसे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये आता है कि पलभा कहते किसे हैं। हमारा सायन सूर्य मेष राशि में और तुला राशि में जब भी प्रवेश करता है, जिस दिन प्रवेश करता है उस दिन मध्याह्न के समय, जिस दिन सायन सूर्य मेष राशि में आया उस दिन मध्याह्न के समय जो शंकु की छाया बन रही है, मध्याह्न के समय की छाया, उसको हम अंगुल से नापते हैं। वह नाप ही, वह परिमाप ही पलभा कहलाती है। अर्थात मध्याह्न काल में जो शंकु की छाया बनी है उस छाया का अंगुलात्मक मान ही पलभा है। और इसको निकालने की परंपरा कब की है? सायन मेष और सायन तुला राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है उसी दिन क्यों निकालते हैं, इन सब बिंदुओं की चर्चा हम आगे करेंगे। तो उदाहरण के आधार पर आप समझिए कि जैसे हमारा यह शंकु है, इस शंकु की यह छाया बन रही है। इस छाया को अंगुलात्मक यानी अंगुल से नापेंगे। जितने अंगुल की वह छाया बनेगी, यह 12 अंगुल का हमारा शंकु है, उसकी जो छाया बन रही है मध्याह्न के समय की, सूर्य का प्रकाश जब शंकु पर पड़ा तो उसकी छाया बनी, और उस छाया का अंगुलात्मक जो मान है वह पलभा है। आप कभी भी परीक्षण करना चाहें तो अपने स्थान पर एक शंकु को स्थापित करिए। किस दिन? सायन सूर्य का जो प्रवेश दिन हो और सायन तुला का जो प्रवेश सूर्य का जब प्रवेश दिन हो, उस दिन आप मध्याह्न के समय में छाया नापेंगे, आपको वही पलभा मिलेगी, वही अंगुलात्मक मान मिलेगा जो आप गणित से प्राप्त करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पलभा सारणी है। 1 से 55 अक्षांश की सारणी यह दी गई है। जैसे यह पहला कॉलम जो है अंश का है, जिसको अलग कलर से रखा गया है। अंगुल, व्यंगुल और प्रतिव्यंगुल। पलभा जो हमें मिलती है उसका जो परिमाप है वह मिलती है अंगुल, व्यंगुल और प्रतिव्यंगुल। क्या है ये, आगे जानेंगे। जैसे एक अंश, अक्षांश के एक अंश की जो पलभा होती है वह 0 अंगुल, 12 व्यंगुल और 34 प्रतिव्यंगुल। ऐसे ही 2 का देखिए, 0 अंगुल, 25 व्यंगुल, 9 प्रतिव्यंगुल। 3 का देखिए, 0 अंगुल, 37 व्यंगुल और 44 प्रतिव्यंगुल। ऐसे करके आप सभी को जान सकते हैं। ध्यान हमें यह रखना है कि पलभा अंगुल, व्यंगुल और प्रतिव्यंगुल में हमें मिलती है। अंगुल, व्यंगुल और प्रतिव्यंगुल का रेशो समझ लेते हैं। 60 प्रतिव्यंगुल का एक व्यंगुल होता है और 60 व्यंगुल का एक अंगुल होता है। 12 अंगुल का एक वितस्ती होता है और 24 अंगुल का एक हाथ होता है। अंगुल को एक दूसरे तरीके से भी विद्वान लोग नापते हैं। जौ होता है जिसको हम हवन में, पूजन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। उस जौ को ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला जो भाग होता है वो मोटा होता है, उसी को हम उदर कहते हैं। यानी यव का उदर तो जवोदर या यवोदर। ऐसे 8 यवों को एक लाइन से रखिए तो उनके बीच का जो भाग है वो जितना एरिया बनाएगा, लेगा, उसी को हम एक अंगुल कहते हैं। यानी अंगुल को नापने का यह भी एक तरीका है। अब हम आते हैं कि पलभा निकालें कैसे। तो सबसे पहले आपको अपने स्थान के अक्षांश की जानकारी होनी चाहिए। आप अपने स्थान का जो अक्षांश है, मान लीजिए 15 अक्षांश है,
तो 15 की पलभा सारणी से लिख लीजिए, और जो आपका अक्षांश है उससे आगे वाले अक्षांश की भी पलभा लिख लीजिए। जैसे हमने कहा 15 अक्षांश है तो 15 की पलभा लिखिए, और आगे क्या होता है, सही सोचा आपने, 16 होता है, तो 16 की भी पलभा लिख लीजिए। अब आपके पास 15 अक्षांश की पलभा आ गई और 16 की भी पलभा आ गई। अब दोनों पलभाओं का अंतर करना है। 16 में 15 वाले पलभा को घटा दीजिए, जो आएगा उसमें अपने अक्षांश की कला से गुणा कर दीजिए। जैसे मानिए आपका 15 अक्षांश है, 30 कला है, तो आपके पास जो घटाने में आया उसमें 30 का गुणा कर दीजिए, गुणनफल में 60 का भाग दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसे अपने 15 वाली पलभा में जोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। परेशान मत होइए, अभी हम इसको 2-3 प्रकार से समझेंगे और उदाहरण भी करेंगे। ऐसे समझते हैं, हमारी यह पलभा है अपने स्थान की, यानी जैसे 15 अक्षांश की, ये 16 अक्षांश की हो गई। अब इसमें जो हमारी 30 कला उससे हमने गुणा कर दिया, 60 का भाग दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। हम एक उदाहरण लेने जा रहे हैं, भोपाल के अक्षांश की पलभा निकालने जा रहे हैं। भोपाल का अक्षांश है 23-16, 23 अंश 16 कला। तो जैसा सूत्र आपने देखा, 23 कला की पलभा हमारी है 5-5 38, इसको अलग कलर से बताया गया है, और 23 के आगे वाले की भी पलभा लेनी है, क्योंकि हमारी 23 अक्षांश की पलभा नहीं है, 23 से कुछ आगे की है, इसलिए हमें अनुपात करना है। धीरे धीरे आप गणित से समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो 24 का 5 20 31 और 23 का 5 5 38, इन दोनों को हमने एक जगह लिख लिया। ये देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, 23 अक्षांश की पलभा है 5 5 38 और 24 अक्षांश की पलभा है 5 20 31। दोनों का अंतर कर दिया, 0 14 53, यह हमें दोनों की पलभाओं का अंतर मिला है, यानी 24 में हमने 23 वाले को घटा दिया है। अब अनुपात करना है कि यदि 60 कला में 0 14 53 0 14 53 पलभा मिलती है, तो 16 कला में क्या, क्योंकि हमारा अक्षांश कितना है 23 अंश 16 कला, तो ऐसा हुआ 60 कला में यदि 0 14 53 मिलते हैं तो 16 कला में क्या, ये लीजिए हमने गुणा किया, 0 224 848, हमने क्या किया 16 का 53 से गुणा किया तो 848 आया, 16 का 14 से गुणा किया तो 224 आया, 16 का 0 से गुणा किया तो 0 आया। अब हम इसे 60 का भाग देंगे। यहां थोड़ा ध्यान रखना है, समझदारी रखनी है कैसे हम रिजल्ट को निकालते हैं। हमारे पास 16 का गुणा करने से क्या आया, 0 224 848, इतना आप समझ चुके हैं। अब 848 में हमें 60 का भाग देना है। जब 60 का भाग देंगे तो 14 लब्धि आएगी, यानी भागफल 14 आएगा, उसमें शेष कितना आएगा 8। ध्यान दीजिए 848 वाली संख्या में हमने 14 लब्धि पाई, 8 शेष पाया। इस शेष की बहुत आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको हटा दीजिए। 14 लब्धि हमारे काम की है, 14 को हम 224 में जोड़ेंगे, 224 को हमने 224 में हमने 14 जोड़ा, 238 हुए। अब उसमें फिर 60 का भाग देना है, क्योंकि सब में 60 का भाग देना है। 60 का भाग देने गए तो 3 लब्धि आई, 58 शेष हुआ। यह जो 58 शेष है यह हमारा प्रतिव्यंगुल है, ध्यान दीजिएगा 58 शेष हमारा प्रतिव्यंगुल है। अब जो 3 लब्धि आई उसको हमने 0 में जोड़ा, तो 0 में 3 जोड़ने से 3 हुआ। अब फिर 60 का भाग देंगे, जो हमारा सूत्र है, 60 का भाग दिया तो 60 का भाग तो जाएगा नहीं, लब्धि 0 आएगी और शेष 3 ही बचेगा। तो ये जो 0 लब्धि है यानी भागफल है, लब्धि यानी भागफल, वह हमारा पलभा है, सॉरी वह हमारे अंगुल है, और जो 3 शेष बचा है वह हमारा व्यंगुल है, और जो 58 पहले मिला था वह प्रतिव्यंगुल है। ध्यान दीजिए 0 224 और 848 में हम 60 का भाग दे रहे हैं। चूंकि 848 60 से बहुत आगे है, इसलिए हम जितना भागफल गया हमने 224 में जोड़ा, फिर 224 में हमने 60 का भाग दिया, जो लब्धि मिली उसको हम आगे जोड़ेंगे, शेष को प्रतिव्यंगुल मान लेंगे। अब जब लब्धि यानी भागफल को आगे जोड़ा, फिर 60 का भाग देंगे, जो भागफल आएगा वह हमारा अंगुल होगा, जो शेष होगा वह व्यंगुल होगा, और जो पहले का शेष है वह प्रतिव्यंगुल होगा।
थोड़ा सा स्थिर चित्त से इसको अभ्यास करना है। आपके अक्षांश पर भी ऐसे ही काम करना है। अब देखिए 0,358 यह हमें फलभा प्राप्त हो गया, वो फल प्राप्त हो गया है, रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, यानी 0 अंगुल 3 व्यंगुल 58 प्रति व्यंगुल को हम अपने अक्षांश वाली पलभा में जोड़ देंगे। अपना अक्षांश क्या था, 23 था। 23 की पलभा कितनी थी, 5 5 38, इसमें जोड़ दीजिए। तो 5 5 38 में 0,358 जोड़ेंगे तो 5 8 96 मिलेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, हमने देखा था कि 60 प्रति व्यंगुल का एक व्यंगुल होता है, यहाँ 96 प्रति व्यंगुल आए हैं। 60 से शुद्ध कर दीजिए, तो 60 से शुद्ध किया तो 36 बचे, यानी 60 घटाया तो 36 बचे, और वह एक जो व्यंगुल बना वह व्यंगुल यानी 8 के साथ जुड़ गया। तो 5 9 36 यह आपकी पलभा हुई। ध्यान रखना है, हमें दो अक्षांशों का अंतर करना है, अपना अपने अक्षांश और आगामी अक्षांश का अंतर करना है। फिर उस अंतर में हमारी जो कला है अक्षांश की उसका गुणा करना है और 60 का भाग देना है। इतनी सी प्रक्रिया है। भाग देते समय हमें ध्यान रखना है कैसे हम शेष का प्रतिव्यंगुल, शेष का व्यंगुल और शेष भागफल का अंगुल के रूप में प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम अपने स्थान की किसी भी अक्षांश की पलभा निकाल सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आप इसका प्रयोग करें। यदि कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो जरूर कमेंट के द्वारा मुझे सूचित करें। मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और आगामी समय में अधिक से अधिक उपयोगी विषयों के माध्यम से आपके पास वीडियो लाने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।